नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पर। दोस्तों, अगर आप MBBU यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज के या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, क्या दोस्तों BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो रुकिए, यह वीडियो सीधे आपके लिए ही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 18 मई, क्या दोस्तों 18 मई 2026 यानी ठीक कल आपका पेपर होने वाला है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर 2, ठीक है। पिछले साल के ट्रेंड्स और आपके नए सिलेबस को खंगालने के बाद मैंने एक क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझो आपके 75 में से 75 नंबर पक्के। तो जल्दी से देख लो दोस्तों, पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह पिछले कई सालों का अनुभव कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और आपका एग्जाम MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 कराएं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम देकर के आने के बाद पछताना ना पड़े, ठीक है। और एग्जाम देने के आने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। आज सोशियोलॉजी का मैं पार्ट नंबर 2 करा रहा हूँ दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें से सीधे क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों, केवल 2 क्लास से। तो आपके लिए भी 2 क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इस आपने जितना पढ़ा होगा तो पढ़ाई होगा, लेकिन इन दो क्लास को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके और आप हमें एग्जाम होने के बाद पेपर भेज दीजिएगा, उसका आंसर की करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी लगभग कराई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय गाँव के लेखक हैं। कौन है भारतीय गाँव के लेखक? इसमें ऑप्शन दिया था इरायती, कर्वे, ममफोर्ड, AC दुबे या श्रीनिवास। तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारतीय समाजशास्त्री श्यामा चरण दुबे ने 1955 में, कब दोस्तों 1955 में प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन विलेज लिखी थी, जो हैदराबाद के समीरपेट गांव के सामाजिक आर्थिक अध्ययन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनगरीय ग्राम, ठीक है। ऐसे गांव जो नगरों की बाहरी सीमाओं से सटे होते हैं, जहां ग्रामीण और नगरीय दोनों संस्कृतियों का मिश्रण दिखने के लगता है, उन्हें उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि कौन गाँव की विशेषता नहीं है? तो गाँव की विशेषता नहीं है इसमें पूछा है दोस्तों, तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक गतिशील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको फास्ट कराया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 1991 से 2011 तक भारत के किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया? दिया है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कहा कि किसने कहा कि नगर और ग्राम में केवल एक मात्रा का अंतर है? तो इसे कौन बोला था? इसका आपको राइट ऑप्शन बताना था, तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज का मानना था कि ग्रामीण और नगरीय समाज को 2 पूरी तरह अलग श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि इनके बीच का अंतर केवल मात्रा या डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहा कि ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा किसने दिया था? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, SC दुबे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान द्वारा, क्या कह रहा है, भारत के संविधान द्वारा अब तक कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 22। यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 75 मार्क्स रहेंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी नहीं है, सभी क्वेश्चन के पीछे मेहनत है, ठीक है। तो आप लोग लाइक एक जरूर कर दीजिएगा, लाइक, और अपने कॉलेज ग्रुप्स के जितने भी बच्चे होंगे सबके पास सेंड कर दीजिएगा, या कॉलेज ग्रुप में ही सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा हो सके। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपको बताना था, तो इसके कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा दोस्तों कि भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसे कहा जाता है बहुल समाज। क्या कहा जाता है? बहुल समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार था, तो क्या था? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जनजातीय आंदोलन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में बंगाल में समाज सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो कौन किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो कौन किया था दोस्तों? तो इसे किया था राजा राम मोहन राय ने, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर किसने बल दिया? ऑप्शन दिया था राधा कमल मुखर्जी, एस आर देसाई, विनय कुमार सरकार या राधा कृष्ण मुखर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि जाति तथा वर्ग का अध्ययन भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जीएस ध्रुवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे और आप ये भी बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, और आप कहाँ से हैं। भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बंगला। ठीक है, बंगला इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कराया कि द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए रामबाण साबित होगा। भारत की राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, आपको पता होगा। राष्ट्रभाषा जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, करेक्ट इसमें इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, कानूनी रूप से भारत की कोई एक घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुस्लिमों में किस जाति की परिस्थिति सर्वोच्च है? तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद। ठीक है, मुस्लिम समाज संस्करण में अशरफ उच्च वर्ग के अंतर्गत सैयद को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है क्योंकि वे स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में राज्यों के विभाजन का प्रमुख आधार है, भाषा है, जाति है, वर्ग है या धर्म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में राज्यों के गठन और विभाजन का मुख्य आधार भाषा को बनाया गया, जैसे आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी को बताना है, जितने वीडियो देख रहे हैं सभी को बताना है कि जो हमारा भारत है वो स्वतंत्र किस सन में हुआ था। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्षेत्रीय असमानता की समस्या प्रमुखतया संबंधित है, किससे संबंधित है? इसे आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विकासशील समाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम जो है दोस्तों वो किसकी है? ईसाइयों की है। किसकी है? सिख की है। किसकी है? सिख की, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि भारत के सभी अल्पसंख्यक धर्मों की बात करें तो पारसी और जैन सबसे कम है, लेकिन दिए गए विकल्प हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख में सिख धर्म के मानने वालों की आबादी प्रतिशत में सबसे कम है, लगभग 1.7% है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बपतिस्मा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है ईसाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईसाई से। यानी कि बपतिस्मा ईसाई धर्म का एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को शुद्ध करके औपचारिक रूप से ईसाई चर्च और धर्म में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इस्लाम धर्म में कितने संप्रदाय हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं या 5 हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि 2। मुख्य रूप से इस्लाम धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, शिया और सुन्नी। ठीक है, इसके कई उपशाखाएँ भी हैं दोस्तों, जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, और आपने जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जो नहीं कुछ भी पढ़ा होगा उनको भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से पहले भी यदि आपका 2 घंटा समय है तो आप आगाह करके पढ़िए। 2 वीडियो पढ़ा है, 4 बार 6 बार जितना बन सके उतना देख लीजिए, आपका एग्जाम 100% सही जाएगा। शाक्त संप्रदाय संबंधित है इस्लाम से, सिख से, ईसाई से, हिंदू से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वैष्णव संप्रदाय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये विष्णु जी से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 16 संस्कार संबंधित है। 16 संस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हिंदुओं से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हिंदू सनातन धर्म के मानव जीवन में सुसंस्कृत और पवित्र बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों
का विधान है, जैसे उपनयन, विवाह इत्यादि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये हो जाएगा ईसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस राज्य की 94% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है? नागालैंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम की कुल जनसंख्या का लगभग 94.4% हिस्सा जो है एसटी का है। किसका है? एसटी। जनजातीय मतलब एसटी होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा। ठीक है। नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये कहने वाले थे जीएस घुर्वे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत के किन 2 राज्यों में जनजातीय जनसंख्या शून्य है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है। जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी एसटी अधिसूचित नहीं है, अर्थात यहाँ जनजातीय संख्या जो है 0 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पिछला वीडियो में भी आया था दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। संख्या के मामले में भारत में सबसे अधिक एसटी आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है। और प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप और मिजोरम आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों कि जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है? जनजातीय नेतृत्वों के स्वार्थ, नगरों की ओर प्रवास, जनजातीय संस्कृति के प्रति उदासीनता, कारखानों और सड़कों का निर्माण। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम कानून लागू हुआ कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये बताना है। ये हुआ था 1990 में। ठीक हुआ। इस कानून को SC/ST एक्ट 2009 इस कानून को SC/ST एक्ट 1989 कहा जाता है, जो सांसद द्वारा 1989 में पास हुआ था, लेकिन इसे पूरे देश में 30 जनवरी 1990 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। याद रखेंगे डेट, 30 जनवरी 1990। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों? 33 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में स्थान सुरक्षित किए गए? तो इसका अनुच्छेद आपको बताना है, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 330 एवं 332। ठीक है। यानी कि क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी SC और ST के सीटों का आरक्षण। ठीक है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों कि बैरियर एल्विन में राष्ट्रीय उपवन शब्द का प्रयोग किसने पुनरुद्धार हेतु किया है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातियों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 कराया गया है, अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और 2 वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ लीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे फास्ट अपडेट देखने को मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। जीएस घुर्वे ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 6 जाति का। यानी कि जीएस घुर्वे ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया है, जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 करा कि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने दिया? तो ये कथन जो देने वाले थे वो मजूमदार तथा मदान थे। ठीक है। यानी कि प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री DN मजूमदार और TN मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मर्जी से वर्ग बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जन्म से व्यक्ति सामाजिक स्थिति तय करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा दोस्तों कि कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अंतर्विवाह, संस्तरण, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा, प्रतिलोम विवाह। इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह, संस्तरण और शुद्धता की धारणा अनिवार्य अंग है। प्रतिलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह को जाति व्यवस्था में कभी भी आदर्श या स्वीकृत विशेषता नहीं माना गया, इसे प्रतिबंधित किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करा कि प्रभु जाति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसे करने वाले जो थे वो कौन थे?
तो M.N. श्रीनिवास जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो ये थे नेसफील्ड। ठीक है, नेसफील्ड थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ए होकार्ट तथा सेनार्ट। एम होकार्ट और ए सेनार्ट ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया। उनका तर्क था कि प्राचीन धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञों और शुद्धता के नियमों के कारण अलग अलग सामाजिक या सामाजिक समूहों का जातियों का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि होमो हायरार्किक्स पुस्तक लिखा है, कौन लिखा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई डिन्या। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई डिन्या ने 1966 में होमो हिरेचिकस पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का मूल आधार शुद्धता और अशुद्धता का संस्करण बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, कास्ट इन इंडिया के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो उनका नाम था हटन। क्या नाम था? हटन। J.H. हटन ने 1946 में, कब दोस्तों? 1946 में कास्ट इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिनमें उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके विभिन्न प्रकारों का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा कि कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है? संस्तरण, अस्पृश्यता, व्यावसायिक जड़ता या ये सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। तो बी बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का पूरी तरह उन्मूलन करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है, एक समझौता है, एक सहयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक संस्कार। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह कोई सामाजिक या कानूनी समझौता नहीं है, बल्कि यह एक जन्मांतर का धार्मिक संस्कार है जिसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें ए नहीं होगा, इसमें डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में विवाह के 8 पारंपरिक स्वरूप बताए हैं, जैसे ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। परीक्षा विवाह, हठ विवाह और विनिमय विवाह जनजातीय समाजों के स्वरूप हैं, हिंदुओं के पारंपरिक स्वरूप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि मुसलमानों में परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुता। क्या कहा जाता है? मुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि सेवा विवाह संबंधित है, हिंदुओं से है, मुसलमानों से, ईसाइयों से, जनजातियों से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातियों से। ठीक है, सेवा विवाह जो है कई भारतीय जनजातियों जैसे गोंड, बैगा में पाया जाता है, जहाँ वधु मूल्य न चुकाने की स्थिति में दूल्हा अपने भावी ससुर के घर रहकर उनकी सेवा करता है और वधु प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 7, 8, 9, 10। इसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं दोस्तों, तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मनुस्मृति और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के विवाह में कुल 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, 4 प्रशस्त यानी कि उत्तम और 4 अप्रशस्त यानी कि निम्न कोटि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा कि क्रय विवाह संबंधित है जनजातियों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से? ये किससे था? ये जनजातियों से है। किससे? ए बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि हिंदुओं में क्या कह रहा है? हिंदुओं में अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की मनाही को कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह या बहिर्विवाह? तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है बहिर्विवाह। क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। यानी कि अपने स्वयं के समूह जैसे गोत्र, परवर या पिंड से बाहर विवाह करने के नियम को बहिर्विवाह कहा जाता है। हिंदुओं में संगोत्र विवाह वर्जित है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 52। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1957, 1956, 1955, 1954 में। ये हुआ था 1955 में। ठीक है, सी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था, जिसने बहु विवाह को प्रतिबंधित कर एक विवाह और तलाक के कानून नियम बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53।
करा कि ईसाई विवाह के लिए किस चर्च को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन दिया है कैथोलिक चर्च, केंद्रीय चर्च, सिविल चर्च या प्रोटेस्ट चर्च। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैथोलिक चर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो ये तो पढ़े होंगे आप लोग, उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि बुद्ध कहलाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया संस्कार, अनुष्ठान, मानव धर्म या पुरुषार्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषार्थ। ठीक है, हिंदू जीवन दर्शन में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों या मूल्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग संबंधित है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या ईसाई धर्म से। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए 8 मार्गों का सुझाव दिया था, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों कि इस्लाम में हज़रत मोहम्मद को किस रूप में मान्यता दी गई है। धार्मिक सुधारक के रूप में, खुदा के रूप में, पैगंबर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पैगंबर के रूप में। ठीक है, यानी कि इस्लाम धर्म के हज़रत मोहम्मद साहब को अल्लाह का दूत या पैगंबर माना जाता है, जिन्होंने पवित्र कुरान का संदेश दुनिया तक पहुंचाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि संयुक्त परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या कहा जाता है। राजा कहा जाता है, कर्ता, नेता या नायक। तो उसे कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता। हिंदू संयुक्त परिवार के सबसे बुजुर्ग या वरिष्ठ पुरुष सदस्य को कर्ता कहा जाता है। परिवार के सभी आर्थिक और सामाजिक निर्णयों का अंतिम अधिकार उसी के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से उपरोक्त सभी, पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा और औद्योगिकरण, सब कुछ इसमें है, इसलिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन निम्न वर्ग से संबंधित नहीं है। श्रमिक वर्ग, घरेलू सेवा वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पथ भ्रष्ट वर्ग। तो इसे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग। यानी कि श्रमिक वर्ग और घरेलू नौकर निम्न आर्थिक वर्ग के हिस्से हैं। पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन और धन का स्वामित्व होता है। ठीक है, इसलिए वे पूंजी वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण, क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में किस नए उच्च ऊर्जा का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, विलासी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग या राजनीतिक अभिजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अभिजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर किसे रखा गया था। वैश्य को, शूद्र को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को। तो इसमें से सबसे नीचे जो रखा गया था वो शूद्र को रखा गया था। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम के अनुसार शीर्ष पर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे चौथे स्थान पर शूद्र को रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि दलित जातियों को बाहरी जाति के नाम से किसने संबोधित किया। मजूमदार ने, मैक्स वेबर ने, जे.एच. हटन ने या H.R. देसाई ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एच. हटन। 1931 की भारतीय जनगणना के अनुसार आयुक्त जे.एच. हटन ने अस्पृश्य या दलित जातियों के लिए आधिकारिक तौर पर बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे वो काका कालेलकर जी थे। यानी कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में गठित पहले पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इसे कालेलकर कमीशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि बीपी मंडल किस पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। वर्ष 1979 में, कब 1979 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसी आयोग ने अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी के लिए 27% की आरक्षण की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि अधिकारों की दृष्टि से किस काल में महिलाओं की स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मध्यकाल में, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल या आधुनिक काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के अनुसार प्राचीन वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा, उपनयन संस्कार और जीवन साथी चुनने का अधिकार था। उस समय समाज में उनकी स्थिति काफ़ी सम्मानजनक और स्वतंत्र थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को
संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1999 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 में। ठीक है, यानी कि भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था और यह 2006 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों कि जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन ने, माल्थस ने, जुडी मिशेल ने या सोरोकिन ने? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माल्थस ने। ठीक है, 1798 में अपना प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत EG ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक में दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से और खाद्य सामग्री गणितीय दर से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? वर्ष 1975 में, 1978 में, 1976, 1979? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। भारत सरकार ने देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए अपनी पहली आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 17 अप्रैल 1976 को घोषित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 करा कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुनार मेर्डल ने। ठीक है, और कब लिखी थी? तो 1968 में, भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है? तो इसको आपको बताना है। तो इसका सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने 1973 में मील का पत्थर साबित होने वाली पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में होने वाले संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 73 कहा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका बी बिल्कुल हो जाएगा MN श्रीनिवास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में निम्न में से कौन सी दशा बाधक है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और जातिवाद सब कुछ है, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा कि जातिवाद में वृद्धि का प्रमुख आधार है धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक, यानी कि आधुनिक समय में जातिवाद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति है। आपको पता होगा चुनावों में टिकटों का बंटवारा और गठबंधन अक्सर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का स्पेशल मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 इससे पहले कराया गया है, अभी तक उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका कल एग्जाम है, ताकि उनका भी मदद हो सके। जलन भाव नहीं रखना है दोस्तों। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। हम तो कहेंगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फास्ट अपडेट दिया जाता है किसी भी चीज़ का। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जाइए और पेपर में आग लगाकर आइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।